हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में पार्टिकल फिजिक्स में हम कुछ जो स्टडी कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन के बारे में। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था ग्रांट यूनिफाइड थ्योरी, और उसमें हमने कहा था कि अगर सारे के सारे इंटरेक्शन को मिला के एक ही फंडामेंटल इंटरेक्शन हो जाए, और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, यानी हम अर्ली स्टेज ऑफ द यूनिवर्स उस स्टेज में होंगे जब यूनिवर्स का बनना स्टार्ट हुआ था, एनर्जी से पार्टिकल्स बनने लगे थे। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे थे? स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स थे। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी के जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ मासिव मैग्नेटिक मोनोपोल की बात की थी, और हमने कहा था कि प्रोटॉन अगर ऐसा हो जाता है तो प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल नहीं होगा, प्रोटॉन का डीके लेप्टॉन्स में हो सकता है, और बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिग्स बोसोन की। तो बेसिकली जो हिग्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था 1912 में, उन्होंने डिस्कवरी भी की थी हिग्स बोसोन की। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो भी मासिव पार्टिकल है वो मास कैसे एक्वायर करता है, उसका मास किस वजह से होता है। तो उन्होंने बताया कि देयर एग्जिस्ट ए फील्ड अराउंड इन द यूनिवर्स, उस फील्ड की वजह से पार्टिकल अपना मास एक्वायर करते हैं। अगर पार्टिकल मास एक्वायर करते हैं, इसका पार्टिकल का मास ज़्यादा है, इसका मतलब उसका फील्ड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है, और अगर वीक इंटरेक्शन है तो पार्टिकल का मास कम होगा। जैसा कि हम देखते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, हम अपना मास कैसे फील करते हैं? ग्रेविटी की वजह से। अगर हम अर्थ की जगह पे मून पे हैं तो अपना जो मास होगा वो कम महसूस करेंगे। तो यही फील्ड की वजह से पार्टिकल मास गेन करता है। हिग्स ने यही बताया था। तो हिग्स सजेस्टेड दैट there exist a field in the space due to which particles acquire their masses. If stronger is the interaction, larger will be the mass of the particle. तो अगर फील्ड के साथ पार्टिकल का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो मास ज़्यादा होगा, और अगर फील्ड के साथ इंटरेक्शन वीक होगा फॉर वीक इंटरेक्शन वीक का मतलब वो वीक इंटरेक्शन नहीं है जिसको हमने फंडामेंटल इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। वीक इंटरेक्शन का मतलब है अगर स्ट्रेंथ इंटरेक्शन की कम होगी पार्टिकल की, इस फील्ड के साथ स्ट्रेंथ कम होगी तो पार्टिकल का मास होगा कम।
तो वीकर, फॉर वीकर इंटरेक्शन मास विल बी लेस, और जो स्पेस में चारों तरफ फील्ड है इसको नाम दिया गया हिग्स फील्ड। द फील्ड is known as Higgs field। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था पार्टिकल का फील्ड के साथ इंटरेक्शन है, तो इस इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल होगा, यानी वो इस फील्ड का क्वांटा होगा, उसको नाम दिया गया हिग्स बोसोन। तो द क्वांटा ऑफ द field is Higgs boson। बेसिकली इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। ये जो हिग्स बोसोन है ये स्केलर बोसोन पार्टिकल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्केलर बोसोन विथ स्पिन जीरो, स्पिन जीरो पार्टिकल है। बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक्सचेंज पार्टिकल है जितने भी इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? बोसोन पार्टिकल्स होंगे। तो इसकी स्पिन जीरो है, मासिव पार्टिकल है, हैव मास, इसका मास होगा, और वेरी अनस्टेबल। इट विल डीके टू अदर पार्टिकल्स, क्वार्क्स में इनका डीके हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए लेबोरेटरी में क्रिएट किया था जो HLC एक्सपेरिमेंट, LHC लार्ज हीलियम कोलाइडर, सर्न का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो तुम लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा 2011-12 में कि 30 किलोमीटर एक सुरंग बनाई गई है पृथ्वी के नीचे, और उसमें एक एसिलरेटर बनाया गया है जिसमें पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनकी स्केटरिंग कराई जाती है। और जो एसिलरेटर है वो इतना एसिलरेट कर देता है पार्टिकल्स की कि उनकी स्पीड कितनी हो जाए? c के बराबर हो जाए। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये लगभग टेम्परेचर माइनस यूँ कहे 270 केल्विन के आसपास ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। मीन्स बहुत ही कम टेम्परेचर पे। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें प्रोटॉन की स्केटरिंग करवाई गई और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई जो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले यूनिवर्स में केवल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही थी, और जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ उस स्टेज पे कौन से पार्टिकल पहले बने, वो उस तरीके का जो इन्वायरमेंट है उसको जनरेट करने के लिए, यानी यूनिवर्स की अर्ली स्टेज को समझने के लिए ये लेबोरेटरी बनाई गई। और इसका सक्सेसफुल जो रिजल्ट निकला वो हिग्स बोसोन है। और इसकी डिस्कवरी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था डिस्कवरी 2012 में हुई थी, और साइंटिस्ट थे हिग्स, और नोबेल प्राइज उनको मिला था 2013 दिसंबर 2013 में मिला था। तो यहाँ से, और इस जो इसको गॉड पार्टिकल भी नाम दिया गया, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मासिव पार्टिकल होगा। हिग्स बोसोन कैसा पार्टिकल है? मासिव पार्टिकल। और मासिव पार्टिकल है तो इसका डीके बहुत जल्दी हो जाता है। ये अनस्टेबल पार्टिकल है, इसकी स्पिन जीरो है, और स्केलर बोसोन इसको कहते हैं। ठीक है ना? स्केलर बोसोन होने का मतलब स्पिन, इंट्रिंसिक स्पिन जीरो है। तो पेरिटी कितनी होगी? अगर पेरिटी भी इसकी +1 होगी तो इसका मतलब ये स्केलर है। अगर पेरिटी -1 होती
तो क्या हो जाता, सूडो स्केलर हो जाता। रिमेंबर, तो ये पार्टिकल एक और तुम्हारे पास आ गया। अब हम बात करें जो ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी है, उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, हायर टेम्परेचर पे हम डिस्कस कर रहे थे, हायर टेम्परेचर पे चारों इंटरेक्शन का यूनिफिकेशन हो जाता है। जैसे दो इंटरेक्शन का पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन को यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नाम दे दिया था। इसके बाद वेनबर्ग ने क्या नाम तुम्हारा ये वीक इंटरेक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को यूनिफाई करके हायर टेम्परेचर पे जिसको नाम दिया इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन। अब फिजिसिस्ट का ड्रीम क्या है, जो पार्टिकल फिजिसिस्ट है उनका ड्रीम है कि सारे के सारे इंटरेक्शन इक्वल फुटिंग पे आ जाए, यानी यूनिफाई हो जाए और एक सिंगल इंटरेक्शन पिक्चर में रहे। वो सिचुएशन क्या होगी, वो सिचुएशन है अर्ली स्टेज ऑफ द यूनिवर्स, यानी पार्टिकल जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सबसे पहला इंटरेक्शन जो इन्वॉल्व हुआ उनमें ये सारे के सारे इंटरेक्शन उसी से जनरेट होते हैं। उसके बाद अलग अलग जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है वैसे वैसे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हिग्स बोसोन के बारे में था। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी ध्यान रखें। और जब ये सारे के सारे पार्टिकल डिस्कवर कर लिए गए, अब तक के जो पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं, तो अगर ये ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी सक्सेसफुल रहती है तो जो मॉडल बनेगा, स्टैंडर्ड मॉडल, वो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लास्ट टॉपिक अपने चैप्टर का या अपने इस सिलेबस का, पार्टिकल फिजिक्स के सिलेबस का, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो स्टैंडर्ड मॉडल, कौन कौन से पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसमें मॉडल में अपना स्थान बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें लेप्टॉन्स की। सारे के सारे लेप्टॉन्स इस स्टैंडर्ड मॉडल में आएंगे। तो सबसे पहले ऑल लेप्टॉन्स, तो लेप्टॉन्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यू न्यूट्रिनो, टाउऑन, टाउ न्यूट्रिनो, और इसके एंटी पार्टिकल्स। तो एंटी पार्टिकल्स में पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू प्लस, न्यू म्यू बार, टाउ प्लस, न्यू टाउ बार। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 12 पार्टिकल्स। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्वार्क्स इस स्टैंडर्ड मॉडल में अपना स्थान लेंगे। तो कितने क्वार्क्स हैं हमने पढ़े हैं, 6 क्वार्क्स हैं। तो यू, डी, एस और सी, टी, बी, स्ट्रेंज, टॉप एंड स्ट्रेंज, चार्म, टॉप एंड बॉटम, अप डाउन। और 6 तो ये क्वार्क्स हो गए और 6 एंटी क्वार्क्स होंगे। तो यू बार, डी बार, एस बार, सी बार, टी बार, बी बार, ये तुम्हारे पास 12 पार्टिकल हो गए। और हर पार्टिकल के 3 कलर वेरिएशन होंगे, यानी अपक्वार्क है तो ये 3 तरीके का होगा, ग्रीन अपक्वार्क, ब्लू अपक्वार्क और रेड अपक्वार्क। तो 3 तरीके के अपक्वार्क, 3 तरीके के डाउन क्वार्क, 3 तरीके के ये सब होंगे सारे के सारे। तो 12 पार्टिकल है, 12 इंटू 13, 12 इंटू 3, टोटल कितने हो जाएंगे, 36। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टैंडर्ड मॉडल में आएगा वो क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। और वो क्या है, फोटोन। इसके बाद क्वांटा ऑफ वीक इंटरेक्शन, W प्लस माइनस और Z0 हमने पढ़ा है।
इसके बाद तुम्हारे पास होगा क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, क्वांटा ऑफ और क्वांटा क्या होंगे इसमें, एट ग्लूऑन्स। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कलर चार्ज इंटरेक्शन होंगे, और कलर चार्ज इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल्स कौन से हैं, ग्लूऑन्स हैं। तो कितने ग्लूऑन्स थे, 8 ग्लूऑन्स थे। इसके बाद एक तुम्हारे पास ये गोड पार्टिकल, क्वांटा ऑफ हिग्स फील्ड। तो हिग्स इंटरेक्शन का क्वांटा है जिसको हम क्या कहेंगे, हिग्स बोसोन। तो ये तुम्हारे पास इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मॉडल बनेगा उसकी पिक्चर है, कितने कौन कौन से पार्टिकल्स इसके अंदर अपना कौन कौन से पार्टिकल्स को प्लेस इस स्टैंडर्ड मॉडल में मिला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, जो हमने पढ़ा था कि बीटा डीके की कुछ रिएक्शन करी थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, यानी न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो साथ में बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन वैलिड रिएक्शन है फ्री स्पेस में भी, और बेसिकली न्यूट्रॉन जो है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो 16 मिनट के आसपास होता है एवरेज लाइफ टाइम की अगर बात करें। फ्री स्पेस में अगर न्यूट्रॉन है तो वो तुरंत प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है एट दीज टेम्परेचर्स। जो हम अपने डेली लाइफ में रहते हैं, इस टेम्परेचर्स की बात करें 300 केल्विन और 500 केल्विन, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब प्रोटॉन स्टेबल नहीं रहेगा, तब तुम्हारे पास ये यूनिफिकेशन हो जाएगा सारे इंटरेक्शंस का, और प्रोटॉन फिर लेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कहानी है तुम्हारे पास। अब देखें कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये कैसा इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था न्यूट्रॉन वो क्वार्क से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, क्वार्क से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, इस इंटरेक्शन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन UDD, ये क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क, और फिर प्रोटॉन तुम्हारे पास पता है UUD प्लस इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे ये U क्वार्क ऐसा का ऐसा है, ये D क्वार्क कन्वर्ट होता है U क्वार्क में, ये D क्वार्क ऐसा का ऐसा है। तो इस इंटरेक्शन को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, बीटा डीके की इंटरेक्शन को जब क्वार्क मॉडल पिक्चर में आया उसके बाद, तो ये D क्वार्क कन्वर्ट होगा किस में, U क्वार्क में, प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही तुम प्रोटॉन वाली रिएक्शन को लिख सकते हो, अगर न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन है, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास UUD क्वार्क है, न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर लिखोगे तो UDD और प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे ये अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट होता है, बाकी U और D सेम रहते हैं। तो अप क्वार्क विल कन्वर्ट इनटू डाउन क्वार्क प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इस तरीके से भी इस रिएक्शन को लिखा जा सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन को। तो तुम्हें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, एक फॉर्मूला है जो हमने गेलमान इसिजिमा फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि अपने पास था कि चार्ज है Q दैट इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S डिवाइड बाई 2। लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई इन क्वार्क्स की, उसके बाद इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया, और जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ क्वार्क,
द मॉडिफाइड formula is Q is equal to I3 plus B plus S strangeness plus charm plus top plus bottom divide by 2। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो चार्म क्वार्क के लिए अगर तुम देखोगे तो चार्म क्वांटम नंबर कितना कितना होगा, चार्म क्वार्क पे चार्ज कितना, देखो सबसे पहले हम देखते हैं U अब क्वार्क पे +2/3, D पे और S पे -1/3 और इस पे 2/3, फिर स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। तो इन दोनों पे चार्ज तुम्हारे पास 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टॉप पे भी 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पे -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्म क्वार्क पे चार्ज 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉप पे 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉटम क्वार्क पे चार्ज -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तुम्हें, और इस पे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था, अगर चार्ज क्वार्क डिस्कवर हो गया तो गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला कैसे दिया जाएगा, तो आंसर था I3 प्लस B प्लस S प्लस C/2। तो यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। तो पार्टिकल फिजिक्स में हालांकि हमने जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के पढ़नी थी वो सारा का सारा पार्ट हमने कंप्लीट किया है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, स्पिन, पेरिटी, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्वाड्रापोल मूवमेंट, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की मास, मेजरमेंट ऑफ मास इन एनर्जी यूनिट्स, तो इनके जो एक्सपेरिमेंटल वे है, टेक्निक्स हैं, वो हमने यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो पार्ट अगर हम करेंगे तो ये सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा आई थिंक। और अगर कोई चीज़ किसी का कोई सजेशन हो तो कुछ बता सकते हैं, उनको हम और इंक्लूड कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में इतना ही। अब हम एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दी हुई है एग्जामिनेशन में और उसको चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, तो अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो फिर कौन से मोड के थ्रू, यानी कौन सा इंटरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये पता लगाना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, या फिर डायरेक्ट अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इंटरेक्शन है वो कौन से मोड के थ्रू है, पॉसिबल है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ चेक करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ में अगर तुम्हें फ्री स्पेस का नाम दिखाई दे कि ये रिएक्शन फ्री स्पेस में कौन से मोड के थ्रू पॉसिबल होगी, फ्री स्पेस जहाँ भी आ गया तो तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन ज़रूर देखना है, ठीक है ना। अगर फ्री स्पेस का नाम नहीं आता तो हम ये सोचेंगे कि ये इंटरेक्शन किसी फील्ड के अंदर भी पॉसिबल हो सकती है, जैसे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होना, न्यूक्लियर पोटेंशियल के इफ़ेक्ट में ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, वहाँ पे प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम गेन करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर पार्टिकल का मास, हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ोगे, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लकड़ी का, जो अगर पानी पे अगर वो तैरती है लकड़ी तब उसका मास हमें कम दिखता है, कम प्रतीत होता है, और जब अगर वो सड़क पे अगर उसी को हम खींचे तो मास ज़्यादा लगता है। तो बेसिकली फील्ड का इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे मास को हम एक्चुअल मास नहीं कह के क्या कहते हैं, इफेक्टिव मास कहते हैं। पोटेंशियल के इफेक्ट में जो मास होगा,
या फील्ड के इफेक्ट में जो मास होगा वो इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो सकता है और इफेक्टिव मास न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकता है न्यूक्लियर फील्ड के इफेक्ट में। तो उस केस में क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ होगा कि रिएक्शन फ्री स्पेस में है क्या। तो फ्री स्पेस का नाम अगर आता है कहीं पे, तब हमें सबसे पहली जो कंजर्वेशन लॉ चेक करना है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ चेक करना है, और उसमें हमें पता है रिएक्टेंस का मास ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। और अगर फील्ड का नहीं दिया हुआ कहीं पे, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ कहीं पे कि ये फ्री स्पेस में है, तो हमें कंसीडर करना है कि रिएक्शन किसी फील्ड के इफेक्ट में हो रही है, तब तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हमें क्या चेक करना होगा, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। दूसरा तुम्हें चेक करना होगा लेप्टॉन नंबर, कंजर्वेशन लॉ फैमिली वाइज। लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन फैमिली का है, म्यूऑन का है या टाउऑन का, तो फैमिली वाइज लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन चेक करना है। उसके बाद बेरियन नंबर, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्यों, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 है तो इंट्रैक्शन स्ट्रेंजनेस अगर कंजर्व है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के लिए या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व रहेगी। और अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 है तभी वीक इंट्रैक्शन होगा। कंजर्व नहीं है और डेल्टा एस की वैल्यू 1 है तो ही वीक इंट्रैक्शन होगा, और डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये तुम्हारे पास रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए इन कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करना है। और आदत में ये डालो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी तुम चेक करो, ठीक है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कुछ जगह वोलेट होगा, और वो वोलेशन तब हो सकता है जब ये रिएक्शन फील्ड के इफेक्ट में हो, तब ये ध्यान रहे, है ना। कहीं तुम सोचो कि ये रिएक्शन दे रखी है, एनर्जी कंजर्वेशन वोलेट है तो होगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फ्री स्पेस दिया हुआ है तब तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चेक करना जरूरी है, ठीक। तो ये काम करने के बाद, इसके बाद अगर हम बात करें कि रिएक्शन कौन से मोड के थ्रू होगी, तो अगर रिएक्शन में फोटोन इन्वॉल्व होता है तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, फोटोन कब इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। फोटोन एक्सचेंज पार्टिकल होता है ना। तो अगर फोटोन कहीं पे भी दिख जाए तो रिएक्शन सीधी सीधी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेंजनेस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें आइसो स्पिन की, जो कि अलजेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटी है। इसके बाद स्ट्रेंजनेस, I3 चेक कर लें, I3 के बाद स्ट्रेंजनेस चेक कर लें। और यहाँ पे इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक, तो हमें पता है कि वीक इंट्रैक्शन में, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में I कंजर्व रहता है, ओके। I3 कंजर्व, I3 भी कंजर्व रहता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में, और स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व रहती है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में I कंजर्व रहता है, I3 कंजर्व नहीं रहता, ठीक, और स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व रहती है, ठीक है। और वीक इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंजनेस और I इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व रहती है, I कंजर्व नहीं रहता,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आई कंजर्व रहता है। आई कंजर्व किस किस में रहता है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही केवल कंजर्व रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में कंजर्व नहीं रहता, ये हमने पढ़ा था। और I3 स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व रहता है और वीक में कंजर्व नहीं रहता। और ऐसे ही स्ट्रेंजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व रहता है और वीक में नहीं रहता। तो ये तुम्हें कंसेप्ट पता है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग I3 और स्ट्रेंजनेस ये तीनों कंजर्वेशन लॉ चेक करें और ये तीनों कंजर्व मिले तो इंटरेक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तीनों कंजर्व हो तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर I3 और स्ट्रेंजनेस ये दोनों कंजर्व है और I कंजर्व नहीं है तो इंटरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तीनों ही कंजर्व नहीं है और ये लॉज फॉलो करें तो फिर इंटरेक्शन कैसा होगा? वीक इंटरेक्शन होगा। तो ये इंटरेक्शन चेक करने का तरीका है। यहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे, कोई भी इंटरेक्शन तुम्हें दे रखा है, वो इंटरेक्शन कोई भी रिएक्शन तुम्हें दे रखी है वो किस मोड के थ्रू पॉसिबल होगी, आइदर स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो इतने कंसेप्ट अगर तुम्हें पता है तो आसानी से अब हम प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हें करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उनका ध्यान रखें। तो पहला प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, आइडेंटिफाई द अननोन पार्टिकल्स। अननोन पार्टिकल्स। तो पहली रिएक्शन तुम्हारे पास है यहाँ पे ये अननोन पार्टिकल है, यहाँ पे तुम ऐसा लिख लो। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन गोज टू K0 प्लस अननोन। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे है K माइनस प्लस P प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है, P प्लस एक ही बात है, K प्लस अननोन पार्टिकल। और लास्ट तुम्हारे पास एक और रिएक्शन मैं तुम्हें दे देता हूँ, P प्लस N गोज टू N प्लस सिग्मा 0 प्लस अननोन पार्टिकल। ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। तो तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करो इसको, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हाँ भाई, तो चेक करें अब पहले रिएक्शन में क्या तुम्हें मिलेगा पार्टिकल्स। तो सबसे पहले देखो ये रिएक्शंस पॉसिबल है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे अननोन पार्टिकल क्या हो सो दैट सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज लग जाए। तो अगर हम चार्ज की बात करें, इस अननोन पार्टिकल का चार्ज क्या होना चाहिए वो देखें। इस पे चार्ज कितना है? -1। चार्ज कंजर्वेशन देख रहे हैं, -1 प्लस प्रोटॉन पे चार्ज कितना? 1। ठीक, और फिर यहाँ पे न्यूट्रॉन पे चार्ज 0,
तो कंजर्व कब रहेगा, जब Q कितना हो, 0। Q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए अननोन पार्टिकल के लिए, 0 आनी चाहिए। तो Q कितना होना चाहिए अपने पास, 0 होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखें अपन, लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन लो। तो लेप्टोन नंबर इसका कितना है, +1 +0, और यहाँ पे 0 प्लस, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए, +1। और कौन सी फैमिली का लेप्टोन होना चाहिए, यहाँ पे अननोन पार्टिकल का एलम्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये एलम्यू है क्योंकि म्यू लेप्टोन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एलम्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 इस अननोन पार्टिकल के लिए। और उसके बाद अगर हम बेरियन नंबर कंजर्वेशन लो देखें, तो ये नॉन बेरियन है 0 +1, यहाँ पे 1, नॉन बेरियन आना चाहिए 0। स्ट्रेंजनेस देख ले, तो सारे के सारे पार्टिकल नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, यानी बेरियन नंबर इसका 0 आना चाहिए। स्ट्रेंजनेस कितनी आनी चाहिए, 0। स्ट्रेंजनेस भी तुम्हारे पास 0 + 0 0 + 0। तो ऐसा पार्टिकल हो जिस पे चार्ज 0, एलम्यू की वैल्यू कितनी, 1। तो एलम्यू की वैल्यू 1 जिस पे चार्ज 0, और बेरियन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंजनेस नहीं होनी चाहिए, तो लेप्टोन होना चाहिए। और जिस पे चार्ज 0 हो और म्यू फैमिली का हो, तो तुम्हें पता है ऐसा पार्टिकल क्या होगा, म्यू न्यूट्रिनो। तो इसका आंसर क्या आएगा, म्यू न्यूट्रिनो। ओके, ऐसे ही इस रिएक्शन में देखें तो सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन देख लें। चार्ज की वैल्यू इस पे -1 है, इस पे +1 है, इस पे 0 है, तो इस पे 0 मीन्स Q कितना आएगा, 0। फिर लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन लो, तो 0 + 0, ये कोई भी लेप्टोन नहीं है, तो L कितना आएगा, 0, यानी नॉन लेप्टोन होना चाहिए। बेरियन नंबर कंजर्वेशन लो देखें, तो बेरियन है, ये बेरियन नहीं है, तो 0, प्लस प्रोटॉन बेरियन है तो 1, कायोन बेरियन नहीं है तो 0, प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो B = कितना, 1, यानी बेरियन होना चाहिए जिस पे चार्ज 0 हो, बेरियन जिस पे चार्ज 0 हो। और स्ट्रेंजनेस की बात और कर लें, स्ट्रेंजनेस को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्ट्रेंजनेस 0, प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस भी 0, और ये क्या है तुम्हारे पास, काइनोट की स्ट्रेंजनेस हमने देखी थी कितनी, +1, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, -1, यानी स्ट्रेंजनेस ऐसा पार्टिकल जिसकी -1 और उस पर चार्ज 0 चार्ज, स्ट्रेंजनेस -1, ऐसा पार्टिकल कौन सा है। तो सिग्माज में तुम्हें पता है बेरियन होना चाहिए, तो बेरियन में भी स्ट्रेंज पार्टिकल होना चाहिए, और जिस पे चार्ज 0 होना चाहिए, तो तुम्हारे पास ये जो पार्टिकल आएगा वो सिग्मा 0 हो सकता है, चार्ज 0, बेरियन नंबर 1, लेप्टोन नंबर 0 और स्ट्रेंजनेस -1, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा लैम्डा नोट भी हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन इसके पॉसिबल हैं। अगर 2 ऑप्शन में इनमें से कोई सा एक पार्टिकल आए तो वही इसका रिजल्ट होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अननोन पार्टिकल क्या होगा वो पता करना है। तो सेम तरीका है, सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे -1 है, के माइनस पे +1, तो यहाँ पे +1, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -1, तो -1 चार्ज, यानी Q कितना आना चाहिए, -1, ऐसा पार्टिकल हो। लेप्टोन नंबर देखें तो सारे के सारे लेप्टोन, कोई भी लेप्टोन नहीं है, तो नॉन लेप्टोन होना चाहिए। L = कितना आना चाहिए, 0, तो लेप्टोन्स में कुछ नहीं आना चाहिए, लेप्टोन नहीं होना चाहिए ये पार्टिकल। फिर बेरियन नंबर देखें तो ये इसका बेरियन नंबर 0, प्रोटॉन का 1, इसका 0, तो इसका बेरियन नंबर 1 होना चाहिए, चार्ज -1 होना चाहिए। और स्ट्रेंजनेस और देख लें, तो स्ट्रेंजनेस क्या होनी चाहिए, लेट अस सी, स्ट्रेंजनेस तुम्हारे पास इस K- की स्ट्रेंजनेस -1, देखो ध्यान से, K+ की स्ट्रेंजनेस +1, तो एंटी पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस -1, प्लस प्रोटॉन की 0 और K+ की कितनी, +1,
प्लस, यहाँ पे कितनी स्ट्रेंजनेस आनी चाहिए, टोटल स्ट्रेंजनेस 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंजनेस तुम्हारे पास कितनी आनी चाहिए, -2। तो ऐसा हाइपरॉन जिसकी स्ट्रेंजनेस -2 है तो वो पार्टिकल कैस्केड होते हैं। कैस्केड्स की स्पिन कितनी, स्ट्रेंजनेस -2, तो केस और चार्ज उस पर कितना चाहिए, माइनस, तो कैस्केड माइनस ऐसा पार्टिकल पॉसिबल होगा जो इस रिएक्शन को पॉसिबल बनाएगा। ठीक, और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास चार्ज कितना है वो देखते हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन चेक करने के लिए यहाँ पे +1 +0, न्यूट्रॉन पे 0, इस पे 0, तो इस पे चार्ज आना चाहिए 1, तो Q इक्वल टू तुम्हें मिलना चाहिए +1, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा कोई। फिर लेप्टॉन नंबर देखें तो इसमें कोई भी लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर 0 यानी कि नॉन लेप्टॉन पार्टिकल होगा, यानी लेप्टॉन नंबर उसका कितना आना चाहिए, 0। बेरियन नंबर कंजर्वेशन चेक करें तो बेरियन नंबर इसका 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, इधर न्यूट्रॉन का 1 है, सिग्मा 0 भी 1 है, +0, तो नॉन बेरियन होना चाहिए, नॉन बेरियन यानी बेरियन नंबर भी 0, लेप्टॉन भी नहीं होना चाहिए, तो फिर होगा क्या, मेसोन होगा, सिंपली मेसोन होगा। स्ट्रेंजनेस और चेक कर लेते हैं, तो स्ट्रेंजनेस इन दोनों की 0 न्यूट्रॉन की, और सिग्मा नोट की स्ट्रेंजनेस -1 और +1 तुम्हें स्ट्रेंजनेस चाहिए, तो एस इज इक्वल टू कितना चाहिए, 1। और मेसोन जिसकी स्ट्रेंजनेस 1 है और जिस पे चार्ज +1 है तो वो होगा K+, तो ये पार्टिकल क्या होगा, K+। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम, कुछ सेट लेते हैं रिएक्शंस का, और उनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद उस इंटरेक्शन का टाइप भी बताना है। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। तो तुम्हारे पाई माइनस प्लस प्रोटॉन
कैस्केड 0 तो एक और रिएक्शन लिख देते हैं, 10 कर देते हैं पूरी। एक रिएक्शन और लिख लो। यस, सिग्मा प्लस प्लस के प्लस, राइट। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें देखने हैं, कौन सी रिएक्शन कौन से मोड के थ्रू होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ से ये 3 रिएक्शन तुम देख रहे हो, इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं। पहले तो ये चेक कर लो कि ये रिएक्शन वैलिड है या नहीं है, सबसे पहला काम। तो मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूँ इसके, बाकी के तुम खुद कर लेना। पहली रिएक्शन हम देखते हैं, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन लैम्डा नोट प्लस K0। चार्ज देखें, चार्ज यहाँ पे -1 + 1 0 + 0, यानी चार्ज कंजर्व है, तो कंजर्व है। दूसरा हम देखें लेप्टॉन नंबर, तो 0 + 0 0 + 0 कंजर्व्ड। इसके बाद बेरियन नंबर, तो चूंकि हमें यह दिया हुआ नहीं है कि फ्री स्पेस में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, तो नहीं दिया हुआ तो हम फील्ड में मानेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बेरियन नंबर कंजर्वेशन देखें तो पाई माइनस नॉन बेरियन है 0 + 1, लैम्डा नोट बेरियन है K नोट पे बेरियन नंबर 0, तो ये भी कंजर्व है, तो रिएक्शन तो पॉसिबल है। स्ट्रेंजनेस देख लें, तो स्ट्रेंजनेस देखने के लिए ये पाइऑन्स स्ट्रेंज नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है तो 0, प्रोटॉन भी नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है तो 0, लैम्डा नोट की स्ट्रेंजनेस -1, K नोट की +1, तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व है। आई चेक करें, तो आई की वैल्यू देखें, यहाँ पे तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी, ट्रिपलेट स्टेट में है तो 1/2, और यहाँ पे तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी, तो लैम्डा नोट में तुम्हारे पास आई की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये +½ ऐसा। तो आई की वैल्यू, अब चूंकि ये वेक्टरली एडिटिव क्वांटिटी है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू होगी इसकी वेक्टर एडिशन के थ्रू होगी, तो आई की जो वैल्यू होगी 1 + 1/2 से 1 - 1/2 इन स्टेप्स ऑफ 1, तो 1 - 1/2 इज 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2, यानी आई की वैल्यूज ये पॉसिबल है लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में 0 + 1/2 इज 1/2, 0 - 1/2 का मोड भी 1/2, तो 1/2 इधर आ रहा है, 1/2 इधर आ रहा है, इसका मतलब आई कंजर्व है। और इसके बाद I3 चेक करें, तो I3 पाई माइनस के लिए I3 की वैल्यू -1 प्लस प्रोटॉन के लिए +1, और ये अलजेब्रिकली एडिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पे लैम्डा नोट के लिए I3 की वैल्यू 0 और K0 के लिए I3 की वैल्यू -½ तो यहाँ से तुम्हारे पास -½ और ये भी कितना -½ तो ये भी कंजर्व है। इसका मतलब अगर सारे के सारे कंजर्वेशन लॉज, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज यहाँ पे लग रहे हैं, तो रिएक्शन कैसी होगी, वैलिड रिएक्शन होगी। और S, I और I3 तीनों अगर कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो किस मोड के थ्रू होगी ये, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखें,
अब भाई असाइनमेंट के लिए तैयार रहें, तुम्हें पार्टिकल फिजिक्स का असाइनमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो और फिर टेस्ट के लिए भी रेडी रहे, एक बार ये सारे के सारे पेपर्स कर लो, उसके बाद पेपर्स क्या जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे एक बार दोबारा से ढंग से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा और फिर हम एनालाइज करेंगे कितना तुम्हें समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले पाई माइनस प्लस प्रोटॉन गोज टू पाई जीरो प्लस न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन, -1 + 1 0 + 0 कंजर्व्ड। फिर दूसरा देखेंगे लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लो, 0 + 0 0 + 0 कंजर्व। बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ में नॉन बेरियन बेरियन नॉन बेरियन बेरियन कंजर्व। स्ट्रेंजनेस देख लें तो नॉन स्ट्रेंज नॉन स्ट्रेंज नॉन स्ट्रेंज नॉन स्ट्रेंज स्ट्रेंजनेस कंजर्व। आई देखें तो आइसो स्पिन 1 + 1/2 वेक्टरली एडिटिव क्वांटिटी रिमेंबर गोज टू पाई जीरो भी 1 और 1/2। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो यहाँ होंगे वही यहाँ होंगे, इसका मतलब कंजर्व। और I3 चेक कर लें तो I3 इसके लिए -1 + ½ इसके लिए 0 और न्यूट्रॉन के लिए -½ तो यहाँ से तुम्हारे पास -½ कंजर्व। तो रिएक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा ये भी। तीसरा देखें तीसरी रिएक्शन है तुम्हारे पास प्रोटॉन प्लस गामा फोटोन गोज टू प्रोटॉन प्लस पाई नॉट, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब इसके कॉन्सिक्वेंस को जानेंगे। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ये बताती है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट, उसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये गामा फोटोन है, एनर्जी है, मासलेस पार्टिकल है, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले चार्ज कितना, +1 + 0 + 1 + 0 कंजर्व। लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ अगर देखें तो ये नॉन लेप्टॉन है, ये भी नॉन लेप्टॉन, ये भी नॉन लेप्टॉन। बेरियन नंबर देखें 0 1 0 और स्ट्रेंजनेस अगर हम देखें तो 0 0। प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस कितनी, 0 + 0 कंजर्व है। और यहाँ तक ही देखने की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें बताया कि अगर गामा फोटोन किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉज फॉलो हो जाते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल तो होगी। और कौन से मोड के थ्रू होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। इसके बाद आगे की ये दो रिएक्शन तुम देख लोगे, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ अगर फॉलो होता है, गामा फोटोन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की इंटरेक्शन होगी। एक एग्जाम्पल ये वाला और करवा देता हूँ, बाकी तुम खुद से करना, ठीक। तो K0 दिस इज कन्वर्टेड इनटू पाई प्लस प्लस पाई माइनस। लेट अस सी चार्ज कंजर्वेशन देखें, 0 1 -1 कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर कंजर्व है। बेरियन नंबर सारे के सारे नॉन बेरियन है, कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कितनी, +1 इनकी 0। तो ये डेल्टा S की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, +1।
रिएक्शन कैसी होगी, वीक इंटरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन होगी और डेल्टा एस की अगर +1 वैल्यू आती है तो रिएक्शन कैसी हो गई, वीक। सीधा सीधा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला एग्जाम्पल और देख लो अगर देखना है तो। प्रोटोन प्लस प्रोटोन इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा प्लस प्लस के प्लस, और यहाँ से तुम्हारे पास चार्ज कंजर्वेशन देखें +1 कंजर्व, लेप्टोन नंबर सारे के सारे नॉन लेप्टोन है तो 0, बेरियन नंबर यस। यहाँ पे तुम देखो प्रोटोन प्रोटोन बेरियन नंबर 2 और सिग्मा प्लस का बेरियन नंबर 1, के प्लस का बेरियन नंबर 0, तो ये वोइलेट हो रहा है। अगर यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ ही वोइलेट हो रहा है तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा मोड होगा वो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोसोन। Which of the following तो पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है 2He4, बी ऑप्शन तुम्हारे पास है 1H2, सी ऑप्शन तुम्हारे पास है 2He3 और डी ऑप्शन तुम्हारे पास है फोटोन। तो फोटोन तो बोसोन पार्टिकल्स है। अब तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा बोसोन पार्टिकल नहीं है, कौन सा होगा। देखो अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसमें टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो टोटल स्पिन की बात करें तो इसकी स्पिन बनेगी इंटीजर, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इंटीजर स्पिन बनेगी। तो इंटीजर स्पिन बनेगी तो ये कैसा पार्टिकल होगा, बोसोन। इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, है ना, ठीक। और इसमें ये तुम्हारे पास ड्यूटेरॉन है, ड्यूटेरॉन, तो इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 2 पार्टिकल है, तो ये भी बोसोन होगा क्योंकि इसकी रिजल्टेंट स्पिन या तो 0 या तो 1। और यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हीलियम का न्यूक्लियस है लेकिन एक 2He3 है, इसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो 3 पार्टिकल है। 2 पार्टिकल की कंबाइन स्पिन 0 या 1 होगी, तो तीसरी की स्पिन अगर 0 में हाफ ऐड करेंगे तो हाफ, 1 में हाफ ऐड करेंगे या घटाएंगे तो हाफ और 3/2, तो फ्रैक्शनल स्पिन होगी। इसका मतलब ये क्या होगा, फर्मियन। तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, नेट में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं,
जेस्ट TIFR में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर अपना जो अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मेरे हिसाब से पार्टिकल फिजिक्स का सिलेबस इतना काफ़ी होगा। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इतने पोर्शन से आसानी से कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो आया हुआ है और इसमें वो टॉपिक हमने कवर नहीं किया तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उसको फिर ऐड कर देंगे। ठीक है ना? थैंक यू।